इस खेल में वित्तीय जोखिम और इसकी आदत लगना संभव है, लेकिन फिर भी आप गेम खेलते जा रहे हैं, आप छोड़ नहीं पा रहे हैं। गेम पूरी तरह से दिमाग पर छा गया है या किसी भी तरह की बैटिंग एप्लीकेशन की अगर आपको एडिक्शन है, नशा है, उसकी लत नहीं छोड़ पा रहे हैं। बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसी आ गई हैं जहां पर टीम बनाकर खेलने को आपको कहा जाता है और एक तरह का जुआ या सट्टा आपको खिलाया जाता है। अगर बात करें कारण क्या है, तो सबसे बड़ा कारण मोबाइल गेम डिसऑर्डर का, उनके अंदर कई तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अब ट्रीटमेंट क्या है, कितना टाइम लग सकता है एक इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर के मरीज को उसकी वापस नॉर्मल लाइफ में लाने में। बात अगर करें इंटरनेट गेमिंग एडिक्शन की, इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर्स की या मोबाइल गेम वीडियो गेम एडिक्शंस की, तो पहले जहां किसी लेवल को क्रॉस करने पर वीडियो गेम कंपनीज आपसे पैसे चार्ज करती थी, अब उन्होंने अपनी मोनेटाइजेशन पॉलिसी कुछ हद तक शिफ्ट की है, जिससे गेम खेलने पर या नेक्स्ट लेवल पर पहुंचने पर या आपके टीम को जीतने पर आपको पैसे मिलते हैं। और यही वजह है कि जो पेशेंट्स अब मोबाइल गेम एडिक्शन, वीडियो गेम एडिक्शन के या इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर्स के आ रहे हैं, उनके अंदर कई तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। और एज ग्रुप जो पहले बच्चों में, टीनेजर्स में, एडोलसेंट्स में होती थी, वो अब यंग एडल्ट्स में और एडल्ट्स यानी बच्चों से लेकर और बड़े बुजुर्गों तक में ये मोबाइल गेमिंग एडिक्शन या इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर्स देखने को मिलती हैं। क्योंकि बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसी आ गई हैं जहां पर टीम बनाकर खेलने को आपको कहा जाता है और एक तरह का जुआ या सट्टा आपको खिलाया जाता है, ये कहकर कि इस खेल में वित्तीय जोखिम और इसकी आदत लगना संभव है, लेकिन उसके बावजूद लोग गेम्स खेलते हैं और उनका शिकार बनते जा रहे हैं और उनके आदी बनते जा रहे हैं। अगर बात करें कारण क्या है, तो सबसे बड़ा कारण मोबाइल गेम डिसऑर्डर का, इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर्स का, वीडियो गेम एडिक्शन का या किसी भी तरह की बैटिंग एप्लीकेशन की अगर आपको एडिक्शन है, नशा है, उसकी लत नहीं छोड़ पा रहे हैं। और ये होता है सारा खेल हमारे दिमाग में मौजूद रिवार्ड सर्किट में डोपामिन हार्मोन का, जिसे हम हैप्पीनेस हार्मोन भी कहते हैं, जो तब सिक्रीट होता है जब हमें किसी काम को करने में खुशी मिलती है। लेकिन मोबाइल गेम्स ज़्यादा खेलने से या किसी भी तरह की लत लगने से डोपामिन हार्मोन सिस्टम बिगड़ जाता है और मोबाइल गेम एडिक्शन उतनी ही खतरनाक है या उसी मैकेनिज्म पर काम करती है जिस मैकेनिज्म पर आपकी शराब की, चरस की, गांजे की, अफीम की, कोकीन और हीरोइन की एडिक्शन काम करती है। अब वैसे तो बहुत सारे सिम्टम्स या लक्षण हैं मोबाइल गेम एडिक्शन के, इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर्स के, गेमिंग एडिक्शन या गेमिंग डिसऑर्डर्स के, लेकिन अमेरिकन साइकेट्रिस्ट एसोसिएशन के डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मॉड्यूल ऑफ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स DSM-5 TR के अकॉर्डिंग कुछ लक्षण बताए गए हैं जो एक मरीज में अगर 12 महीने से यानी 1 साल से लगातार ये लक्षण आ रहे हैं, तो ये कहा जा सकता है कि वो व्यक्ति इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर का या मोबाइल गेम के एडिक्शन का शिकार हो चुका है। जैसे वो गेम पूरी तरह से दिमाग पर छा गया है, जैसे ही उस गेम को उस व्यक्ति से विड्रॉ किया जाता है, दूर किया जाता है, तो उसके अंदर विड्रॉल सिम्टम्स यानी वो लक्षण देखने को मिलते हैं। जैसे कि जैसे शराब छुड़वा ली जाए तो विड्रॉल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, वैसे अगर किसी से गेम छुड़वा ली जाए तो उसके अंदर एकदम से उदास हो जाना, घबराहट हो जाना या इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ा हो जाना, ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। या किसी गेम के नेक्स्ट लेवल पर पहुंचने पर अनसक्सेसफुल हो जाना कि आप नेक्स्ट लेवल पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, ये लेवल क्रॉस कर लिया, नेक्स्ट लेवल पर नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप गेम खेलते जा रहे हैं, आप छोड़ नहीं पा रहे हैं और आपके अंदर सेटिस्फैक्शन नहीं है, अर्ज है कि और मुझे गेम खेलनी है, तो ऐसा व्यक्ति वीडियो गेम एडिक्ट या इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर का शिकार हो चुका है। पहले जिन एक्टिविटीज़ में उस व्यक्ति को इंटरेस्ट आता था, जैसे गेम्स खेलने में, स्पोर्ट्स करने में या कोई बाहर जाने में, गार्डनिंग करने में, दोस्तों के साथ बैठने में, उठने में, बातें करने में, तो उन एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट अब कम हो गया है, तो ये भी एक लक्षण हो सकता है। प्रॉब्लम है गेम खेलते समय उस व्यक्ति को पता है कि मुझे प्रॉब्लम है गेम खेलने से, लेकिन फिर भी वो अपनी लत को नहीं छोड़ पा रहा है, ऑब्सेस्ड हो गया है गेम खेलने का, तो ये भी एक लक्षण है। डिसीविंग फैमिली मेंबर्स, अपने फैमिली मेंबर्स को धोखा देना, यानी बच्चे ना बताएं कि वो कितनी देर उस गेम को खेल रहे हैं, कितनी देर मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उनके मोबाइल फ़ोन का यूज़ का पैटर्न है, तो ये भी एक लक्षण है कि वो इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर का शिकार हो गया है। गेम खेलने में जैसे ही बच्चा या वो व्यक्ति जो इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर का शिकार है, गेम मिलते ही जैसे उसको गेम दे दिया जाए खेलने के लिए, तो एकदम से वो खुश हो जाता है, वो रिलैक्स हो जाता है, तो ये भी इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर का एक बहुत बड़ा लक्षण माना गया है। रिस्क ऑफ लूजिंग जॉब, अपनी नौकरी तक दांव पर लगा देना या फिर अपने रिलेशनशिप्स, जो उसकी रियल लाइफ में रिलेशनशिप्स चल रहे हैं हस्बैंड वाइफ के या पेरेंट्स के साथ, उनको रिस्क पर एट स्टेक लगा देना भी एक बहुत बड़ा लक्षण माना गया है, जो अमेरिकन साइकेट्रिस्ट एसोसिएशन की डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मॉड्यूल ऑफ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स DSM-5 TR में बताया गया है।
और कौन कौन से लक्षण हो सकते हैं इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर्स के, जैसे स्कूल का वर्क ना करना, स्कूल का जो काम दिया गया है, घर के लिए होमवर्क दिया गया है वो ना कर पाना, अपनी जॉब पर कंसंट्रेट ना कर पाना, सेल्फ केयर ना कर पाना, अपनी हाइजीन पर ध्यान ना दे पाना, कब नहाना है, कब कपड़े चेंज करने हैं इस बात का होश ना होना, नींद ना आना, इंसोम्निया, या बहुत तेज सिरदर्द रहना, हेडेक होना, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स यानी पेट खराब रहता है, कॉन्स्टिपेशन है, तो इसका मतलब समझ जाइए कि एक सिम्टम हो सकता है। या कंडक्ट डिसऑर्डर, अक्सर उन घरों में जिन बच्चों को इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर्स हैं, मोबाइल गेम एडिक्शन है, उनके अंदर कंडक्ट डिसऑर्डर होता है, यानी चीज़ें चुराना, झूठ बोलना, बार बार बता के ना जाना कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो इस तरह का अगर कंडक्ट डिसऑर्डर हो रहा है, बच्चे चीज़ें चुराने लगे हैं घर में से, आपकी चीज़ें गुम होने लगी हैं, तो ये एक कारण हो सकता है कि वो इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर हो। डायग्नोसिस, वैसे तो बहुत सारे लक्षण हमने आपको बताए कि इन्हें देखकर अगर 1 साल से ज़्यादा ये सिम्टम्स परसिस्ट कर रहे हैं तो हो सकता है कि वो बच्चा, वो वयस्क इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर से जूझ रहा हो। लेकिन उसके अलावा भी कई तरह के साइकोमेट्रिक टेस्ट या क्वेश्चनेयर डेवलप किए गए हैं, ऐसे सवाल डेवलप किए हैं, सवालों की लिस्ट डेवलप की गई है साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट के द्वारा, कि उन सवालों को पूछकर और उन जवाबों का रिस्पॉन्स जो पेशेंट से मिलता है उसके बेस पर ये डिसाइड किया जा सकता है कि वो व्यक्ति इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर का शिकार है या नहीं। जैसे एक फॉर्म है इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर स्केल शॉर्ट फॉर्म, IGDS9SF इस फॉर्म का नाम है, जो अमेरिकन साइकेट्रिस्ट एसोसिएशन द्वारा डिज़ाइन किया गया है। और इस फॉर्म के क्वेश्चनेयर से भी कुछ हद तक स्कोर से हम पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर का शिकार है या नहीं। अब ट्रीटमेंट क्या है? कोई व्यक्ति इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर्स का शिकार हो गया है तो उसे वापस भी लाना है, उसका हमें इलाज भी करना है, उस बच्चे को हमें ठीक भी करना है, तो इसके कई तरह के मैकेनिज्म्स हो सकते हैं, दवाइयाँ भी, काउंसलिंग भी, यानी थेरेपी भी, साइकोथेरेपी भी, जिसमें हम बच्चे के साथ या पेशेंट के साथ टॉक करते हैं, जिसे हम टॉक थेरेपी कहते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। ये 2 तरीके की हो सकती है, स्टैंडर्ड सीबीटी या स्पेशलाइज्ड सीबीटी। इसमें हम व्यक्ति को इंडिविजुअल लेवल पर ये समझाने का प्रयास करते हैं कि कैसे आपकी थॉट्स, कैसे आपकी सोच एक्शन में बदल रही है, और हम उसके नेगेटिव एक्शंस, नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव एक्शंस, पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, ताकि वो हेल्दी थॉट्स और हेल्दी एक्शंस कर सके और अपनी जो ये मोबाइल एडिक्शन है इसको धीरे धीरे छोड़ सके। उसके अलावा आती है ग्रुप थेरेपी। ग्रुप थेरेपी में हम कई ऐसे लोग, कई ऐसे मरीज जिनको सेम प्रॉब्लम है, मान लीजिए इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर्स के हमारे पास 5 पेशेंट्स हैं, तो हम 5 पेशेंट्स को हम एक साथ बिठाते हैं थेरेपिस्ट या साइकोलॉजिस्ट की सुपरविजन में। वो सभी 4 या 5 मरीज अपनी अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं और ये डिस्कस करते हैं हम इससे कैसे जूझ रहे हैं या हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जिससे उन्हें मोरल सपोर्ट भी मिलता है और काफ़ी हद तक उनको मोटिवेशन भी मिलता है कि हाँ, हम अपनी आदत को ऐसे छोड़ सकते हैं। फैमिली और मैरिज काउंसलिंग, ये होती है स्पेशली घर के लोगों के लिए। मान लीजिए किसी के घर में बच्चे को इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर है, मोबाइल गेम एडिक्शन है, तो उसकी फैमिली मेम्बर्स को या लव्ड वंस को या पेरेंट्स को हम समझाते हैं कि ठीक है, ये तो इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है, इसका तो हम इलाज कर ही रहे हैं, लेकिन आपने कैसा एनवायरनमेंट अपने बच्चों के लिए या उस मेंबर के लिए बनाकर रखना है, हेल्दी एनवायरनमेंट, जिससे कि हम इसका जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो सक्सेसफुल हो सके, उसे बोलते हैं हम फैमिली और मैरिज काउंसलिंग। माइंडफुल थेरेपी भी हम ऐसे व्यक्ति को दे सकते हैं। और अगर बात करें मेडिसिन्स की, तो मेडिसिन्स में ब्यूप्रोपियोन, मिथाइलफेनिडेट, एसिटेलोप्रेन, एटोमॉक्सेटिन जैसी मेडिसिन हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और अगर टाइम लिमिट की बात करें तो कितना टाइम लग सकता है एक इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर के मरीज को उसकी वापस नॉर्मल लाइफ में लाने में, तो ये वेरी करता है कि किस तरह की थेरेपी या किस तरह की सिविरिटी उस पेशेंट में है। अगर मान लीजिए बहुत सिवियर केस है वो इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर का, तो ज़्यादा टाइम लग सकता है। अगर वो उसमें खुद भी समझ है कि हाँ, मैं एब्स्टिनेंट हो सकता हूँ, मैं इस इंटरनेट गेमिंग की एडिक्शन को अपने छोड़ सकता हूँ, तो ऐसे लोगों में कम टाइम लगता है। इस बात पे भी निर्भर करता है टाइम ड्यूरेशन कि हम उसको मेडिसिन्स दे रहे हैं या मेडिसिन्स प्लस काउंसलिंग दे रहे हैं या अकेली उसकी काउंसलिंग कर रहे हैं। तो 6 हफ्तों से लेकर और 12 हफ्तों तक का टाइम ड्यूरेशन माना जाता है अक्सर कि किसी इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर के व्यक्ति को हम नॉर्मल लाइफ में ला सकें। कम से कम टाइम देखा गया ऑस्ट्रेलिया में कुछ बच्चों पर यह थेरेपी अपनाई गई, ब्रीफ वॉलंटरी एब्सटिनेंस, जहां पर बच्चों ने खुद अपनी मर्जी से मोबाइल फ़ोन छोड़ दिया है, पेशेंट ने खुद अपनी मर्जी से मोबाइल फ़ोन छोड़ दिया कि मैं एब्सटिनेंट हूँ, मैं अभी मोबाइल पर ये गेम नहीं खेलूंगा या इसको हाथ नहीं लगाऊंगा, इस गेम को, मोबाइल को। तो 84 घंटे के अंदर अंदर भी उस जो सिम्टम्स हैं उसके अंदर गिरावट दर्ज की गई, वो सिम्टम्स डिक्रीज हुए। साथ में
साउथ कोरिया में तो ट्रांसक्रेनियल डायरेक्ट करंट स्टिमुलेशन थेरेपी भी प्रयोग में लाई गई, जिसका इफेक्ट देखा गया कि बच्चों के अंदर इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर्स के जो सिम्टम्स हैं वो कुछ हद तक कम हुए। जापान में सेल्फ डिस्कवरी कैंप जब लगाया गया बच्चों के लिए 9 दिन का, तो देखा गया कि उनके अंदर जो इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर्स हैं या गेमिंग एडिक्शन है उसके सिम्टम्स में कमी पाई गई। टिप्स फॉर पेरेंट्स। अब अक्सर पूछा जाता है कि पेरेंट्स का क्या रोल है। पेरेंट्स का ही सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि एक वर्ड आता है परमिसिव पेरेंटिंग, जो आजकल सोसाइटी में बहुत ज़्यादा चल रहा है। परमिसिव पेरेंटिंग होता है जहाँ पर पेरेंट्स अपने बच्चे को अपने फ्रेंड के तौर पर समझने लगते हैं। वो कहते हैं कि हम बच्चे के साथ बहुत ही खुले माहौल में रहते हैं, हम बहुत ब्रॉड माइंडेड हैं, तो डिसिप्लिन बहुत कम होता है वहाँ पर। उसके अंदर मॉनिटरिंग नहीं होती है बच्चे को कि बच्चा क्या कर रहा है, किसके साथ उठ बैठ रहा है, मोबाइल फ़ोन पर क्या देख रहा है, कितनी देर देख रहा है, कितनी देर मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा है। कुछ हद तक तो परमिसिव पेरेंटिंग अच्छी है, लेकिन अगर आपके अंदर अथॉरिटी नहीं है, आपके अंदर वो कंट्रोल नहीं है बच्चों के ऊपर, तो आपका बच्चा भी इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर या वीडियो गेम एडिक्शन का शिकार हो सकता है। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि उसको मॉनिटर किया जाए कि आपका बच्चा मोबाइल कब देख रहा है, कितनी देर देख रहा है, उस पर क्या कंटेंट देख रहा है, और उसके अंदर वो सब भी बिहेवियरल सिम्टम्स आने लगे हैं नहीं है जो इस वीडियो में बताए गए हैं। वायलेंट डिसिप्लिन जहाँ पर है, यानी जहाँ पर डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए बच्चों के साथ वायलेंस होती है, मारपीट होती है, एक थप्पड़ लगा दिया, एक चांटा लगा दिया, पीट दिया कि ये डिसिप्लिन में रहे, वहाँ भी बच्चों के अंदर इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर्स देखने के लिए मिले हैं। अपने बच्चों से बात करिए, उनको टाइम दीजिए। अक्सर हमारी लाइफ बहुत फास्ट हो गई है, लेकिन हमें ये समझना चाहिए पेरेंट्स को कि हम जो लाइफ जी रहे हैं, चाहे हम जॉब कर रहे हैं, चाहे हम कितना भी बिजी हैं, तो अल्टीमेट हमारा गोल क्या है कि हम अपनी फैमिली को ठीक तरीके से पाल सकें, और उसके अंदर बच्चों के वेलबींग भी इंक्लूडेड हैं। सिर्फ उनको अच्छे स्कूल में पढ़ा देना या उनके लिए महंगी किताबें ले आना या उनके लिए एंटरटेनमेंट की एक्टिविटीज़ के लिए पैसा जुटा देना ही हमारा गोल नहीं है, बल्कि ओवरऑल उनकी पर्सनैलिटी, ओवरऑल उनका कंडक्ट, ओवरऑल उनका कैरेक्टर कैसे डेवलप हो रहा है, इस बात पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। उनके साथ बैठें, उनके साथ बात करें, देखें कि वो किन बच्चों के संपर्क में हैं, किन बच्चों के साथ उठ बैठ रहे हैं, क्या चीज़ वो मोबाइल पर देख रहे हैं, क्या उनका खान-पान है, क्या उनका लाइफ़स्टाइल है, जिससे ना केवल आप उनके इंटरनेट यूज़ पर नज़र रख पाएँगे, बल्कि कहीं वो किसी ड्रग अब्यूज़ में ना चला गया हो, कहीं डिप्रेशन में ना चला गया हो, कहीं एंग्ज़ायटी के पैनिक अटैक्स तो नहीं उसको आने लग रहे हैं, कोई स्कूल में प्रॉब्लम तो नहीं है। क्योंकि अक्सर ये सारी प्रॉब्लम्स भी, कई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जैसे डिप्रेशन, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ऑटिज़म, जहाँ पर देखा गया कि उन बच्चों के अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर्स में जाने के। तो पेरेंटिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर आपका बच्चा मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा भी यूज़ करने लगा है, पहली बात तो उसे आप नेगेटिव कंडीशनिंग ही मत कीजिए। आजकल देखा जा रहा है सोसाइटी में कि नेगेटिव कंडीशन मतलब जैसे अगर वो कोई भी बच्चा है वो खाना नहीं खा रहा है, तो खाना खाने के बदले उसको मोबाइल दे दिया जाता है। लो तुम्हें मोबाइल दे दिया, अब तुम खाना खा लो, या तुम खाना खा लोगे तो मैं तुम्हें मोबाइल दे दूँगी, या तुम पढ़ लो, तो अगर तुम इतने % नंबर आए तो मैं तुम्हें मोबाइल दे दूँगी, तो मोबाइल खेलने दूँगी। तो उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी पर ध्यान दीजिए, बजाय कि आप उसको मोबाइल फ़ोन दें। उसको स्पोर्ट कराइए, बढ़िया उसको अच्छी क्लासेस जॉइन कराइए, डांस क्लास जॉइन कराइए, मोटिवेशनल वीडियोज़ उसको दिखाइए। कुल मिलाकर पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है, पेरेंटिंग का बहुत बड़ा रोल है एक व्यक्ति को एक अच्छा सिटीज़न बनाने में, या फिर एक व्यक्ति को एक इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर का शिकार बनाने में। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब साइकेट्री को लेकर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हो गई हैं, मेडिसिन में भी और थेरेपीज़ में भी। बस ज़रूरी है तो सिर्फ डिसऑर्डर्स से बचने की, ताकि आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत ना पड़े, और अगर ट्रीटमेंट आपने करवाना भी है तो भी आप एक साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से ही मिलें, जो आपके बच्चे का सही डायग्नोसिस भी बना सके और ये तय कर सके कि आपके बच्चे को मेडिसिनल थेरेपी देनी है, काउंसलिंग देनी है, या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। मैं डॉक्टर विनय गुप्ता।